नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को सुबह 10 बजे स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इसमें बिहार के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र शामिल होंगे। यह कार्यक्रम डीडी नेशनल, ऑल इंडिया रेडियो और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्कूलों को छात्रों के लिए देखने सुनने की व्यवस्था करने और कार्यक्रम की तस्वीरें व विवरण MyGovernment.in पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है। दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड महसूस हो रही है। अगले 24 घंटों में उत्तरी बिहार के 8 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट है। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट से ठंड बढ़ेगी। पटना का न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का तीसरा दिन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस दौरान 6 जिलों से कुल 18 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए और उन्हें निष्कासित किया गया, जिसमें नवादा से सर्वाधिक 11 शामिल थे। इसके अतिरिक्त रोहतास और नवादा से एक फर्जी परीक्षार्थी भी गिरफ्तार किए गए। तीसरे दिन फिजिक्स, जियोग्राफी और बिजनेस स्टडीज की परीक्षाएं आयोजित की गईं। शुक्रवार को अंग्रेजी और हिंदी विषयों की परीक्षाएं होंगी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप है कि चुनाव घोषणा के बाद बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर आचार संहिता का उल्लंघन किया। पार्टी ने नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। पटना के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निजी प्रतिष्ठानों की ओर मोड़ने वाले दलालों पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू की है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर पीएमसीएच और एनएमसीएच में छापेमारी कर 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। एक सफाई कर्मी को बर्खास्त भी किया गया। यह अभियान सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। नियमित छापेमारी जारी रहेगी। केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 लक्ष्य के तहत बिहार में नए वित्तीय वर्ष से मनरेगा की जगह वीबीजी राम जी योजना लागू होगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार देगी, जिससे आधारभूत संरचना, आजीविका और समावेशी विकास को गति मिलेगी। डीडीसी के अनुसार यह मनरेगा से अधिक पारदर्शी होगी। पंचायतों को युक्त धारा पोर्टल पर योजनाएं अपलोड करनी होंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विधानसभा में राजद विधायक गौतम कृष्ण को शांत रहने की हिदायत दी। उन्होंने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताते हुए राजद शासनकाल की विफलताओं और परिवारवाद पर तीखी टिप्पणी की। सिन्हा ने तेजस्वी के महिला सम्मान पर बोलने के अधिकार पर भी सवाल उठाए, जिससे सदन में गहमागहमी बढ़ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से बिहार तेजी से विकसित हो रहा है और अगले 5 साल में समृद्ध राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण में प्रगति पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने और हर घर बिजली जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उनका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार प्रदान करना है। मोतिहारी में फर्जी पुलिस मित्र बहाली मामले में एसआईटी ने 4 जिलों में छापेमारी की है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। डीजीपी के नाम से फर्जी पत्र जारी कर 42 युवकों से लाखों की ठगी की गई थी।
पुलिस ने 3 फरार मास्टरमाइंडों पर इनाम घोषित किया है और उनकी तलाश जारी है। सहरसा के किसानों ने एंटीओक्सीडेंट से भरपूर काला नमक धान की खेती शुरू की है। प्रारंभिक तौर पर 10 एकड़ में हुई इस खेती के बाद कृषि विभाग और एफपीओ बड़े पैमाने पर इसे बढ़ावा देंगे। यह सुगंधित धान मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए लाभकारी है, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक होगा। इसका अखरोट जैसा स्वाद और उच्च पोषण मूल्य इसे खास बनाता है। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने पैर में दर्द के कारण बैठकर भाषण देने की अनुमति मांगी, जिसे अध्यक्ष प्रेम कुमार ने स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, जिसमें नीतीश ने कहा, हम तुम्हारे बाप के समय के हैं। तेजस्वी ने सरकार पर कानून व्यवस्था, आरक्षण और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर तीखा हमला बोला। सुपौल गलगलियां रेलवे लाइन परियोजना सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विकास और कनेक्टिविटी की उम्मीद जगा रही है। व्यापार, कृषि और रोजगार के लिए मील का पत्थर मानी जा रही यह परियोजना दूसरी ओर निवासियों के लिए विस्थापन का डर भी ला रही है। लोग उचित मुआवजे और पुनर्वास योजना के अभाव को लेकर चिंतित हैं। प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह कर रहे हैं ताकि विकास और विस्थापन के बीच संतुलन बना रहे। छपरा हवाई अड्डे को फिर से चालू करने की दिशा में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों ने हवाई अड्डे परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान अतिक्रमण और स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग किए जा रहे वैकल्पिक मार्ग को चिह्नित किया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने और प्रभावित लोगों के लिए नए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है, जिससे विकास कार्यों के साथ जनहित भी सुनिश्चित हो सके। बिहार के 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा के बावजूद एकंगरसराय का नाम सूची में न होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। विधायक के प्रयासों से जमीन चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने के बावजूद अनदेखी हुई। छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। लोगों ने सरकार से पुनर्विचार कर एकंगरसराय को सूची में शामिल करने की मांग की है। लखीसराय में खनन विभाग ने अवैध बालू खनन और ढुलाई के खिलाफ 10 माह में 106 वाहन जब्त किए हैं। इस दौरान 27,628 सीएफटी अवैध बालू और 800 सीएफटी गिट्टी पकड़ी गई। विभाग ने 1.10 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। लगातार कार्रवाई के बावजूद बालू माफिया नए तरीकों से अवैध कारोबार जारी रखे हुए हैं। कटिहार के गंगा दियारा क्षेत्र में किसान अब उड़द की जगह सरसों और मसूर की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। कम लागत और बेहतर बाजार भाव के कारण उनकी आय में वृद्धि हुई है। सरकारी प्रोत्साहन और बाढ़ से उड़द की फसल प्रभावित होने के बाद किसानों ने तिलहन दलहन की ओर रुख किया है, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिल रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बिरौल में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता बालेश्वर राम को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया। टीम ने उनके कार्यालय, दरभंगा के किराए के मकान और पटना बेतिया के आवासों पर छापेमारी की। उन पर 90 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जिसकी विस्तृत जांच चल रही है। सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री शुरू की है, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें और किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी लोन प्राप्त करना आसान होगा। यह डिजिटल रजिस्ट्री बिचौलियों को खत्म कर पेपरलेस लोन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी, जिससे बैंकों को किसानों का पूरा डेटा मिलेगा। दरभंगा में किसानों को भूमि रिकॉर्ड त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे यह आईडी हल करेगी। यह किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और सीधा लाभ प्रदान करेगी। बांका जिले में युवाओं को खेती किसानी से जोड़ने के लिए मत्स्य, पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार सरकार के बजट में विशेष प्रावधानों के तहत 2026 से 27 तक हर गांव में दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति गठित होगी। इससे पशुपालकों को उचित मूल्य मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र भी खोले जाएंगे, जिससे दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बेगूसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.79 लाख से अधिक लाभार्थियों का सर्वेक्षण हुआ है। पहली जांच में लगभग 95,000 अपात्र लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं, जिन पर योजना से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। विभाग द्वारा सरकारी कर्मियों और स्वयं पंजीकरण के माध्यम से 2 तरह से सर्वेक्षण किया गया था। अब द्वितीय स्तर की जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। जिला स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर भागलपुर में समाहरणालय संवर्ग के कई कर्मियों को पदोन्नति दी गई है। विभिन्न विभागों और प्रखंड कार्यालयों के कर्मियों को उनके नए पदों पर सम्मानित किया गया। प्रशासन ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह पदोन्नति उनकी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है, जिससे समाहरणालय में कार्यकुशलता और समर्पण बढ़ेगा। भागलपुर में स्वर्ण और चांदी भस्म से बनी आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतें 70% से अधिक बढ़ गई हैं। सोने चांदी के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि इसका मुख्य कारण है। मरीजों को अब दवाएं खरीदने में परेशानी हो रही है, जिससे वे कम मात्रा में दवाएं खरीद रहे हैं या खरीदने से कतरा रहे हैं। इन दवाओं का उपयोग कई गंभीर रोगों के उपचार में होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भागलपुर में फागुन का मौसम बहुरंगी है, जिसमें दिन में तेज धूप और शाम को ठंडी हवाएं चल रही हैं। हिमालयी हवाओं के कारण सुबह शाम ठंड बनी हुई है, जबकि दोपहर में गर्माहट महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। विशेषज्ञों ने उचित कपड़े पहनने और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि यह उतार चढ़ाव अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर में कटही पुल और माड़ीपुर ओवरब्रिज के पास रेलवे ट्रैक के नीचे जल निकासी के लिए माइक्रो टनलिंग का काम 1 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश के बावजूद शहर के मोती झील, इस्लामपुर जैसे कई इलाके इस बरसात में फिर जलमग्न होंगे। पुरानी जल निकासी व्यवस्था अपर्याप्त है, जिससे व्यापारियों और यात्रियों को भारी परेशानी होगी। मुजफ्फरपुर में ओंटो और ई रिक्शा चालकों को निर्धारित रूट पर चलने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई होगी। वाहनों की पहचान के लिए QR कोड लगाए जाएंगे और ग्रामीण ओंटो का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। गया रेलवे स्टेशन पर 5 फरवरी से 21 मार्च तक 45 दिवसीय मेगा ब्लॉक रहेगा। पुनर्विकास कार्यों के कारण प्लेटफॉर्म 5/6 और 6/7 पर निर्माण होगा। इस दौरान कई ट्रेनें रद्द, मार्ग परिवर्तित या शॉर्ट टर्मिनेट की जाएंगी, जिससे गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर परिचालन प्रभावित होगा। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। गया जी जंक्शन पर प्लेटफॉर्म पुनर्विकास कार्य के कारण 5 फरवरी से 21 मार्च तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस अवधि में 13,243/44 पटना भभुआ रोड एक्सप्रेस और 14,223/24 राजगीर बनारस बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के मार्ग बदले गए हैं। अब ये ट्रेनें आरा सासाराम और पटना आरा सासाराम DDU मार्ग से चलेंगी, जिससे आरा जंक्शन के यात्रियों को बनारस और पटना के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। यात्रियों को यात्रा से पहले शेड्यूल जांचने की सलाह दी गई है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर बाजार में भीषण जाम से जल्द निजात मिलेगी। SDM की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने और लखनदेई पुल से थाना चौक तक सड़क को 2.5 मीटर चौड़ा करने का निर्णय लिया गया। बैरिकेडिंग को सड़क के बीच में स्थानांतरित किया जाएगा और ऑटो स्टैंड के लिए निश्चित स्थान तय होगा, जिससे यातायात सुगम होगा। ममता सरकार ने चुनावी साल में 2026 से 27 का बजट पेश किया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और विकास पर जोर दिया गया। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ाई, सरकारी कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त DA दिया और युवाओं व किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की। विपक्ष ने इसे चुनावी लोकलुभावन बताया, जबकि सरकार ने इसे राज्य के समग्र विकास का रोड मैप कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए बकाया चुकाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बताया, जो बढ़ती कीमतों से कर्मचारियों की रक्षा करता है। पीठ ने 6 मार्च तक 25% बकाया भुगतान का आदेश दिया। शेष भुगतान के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी पहली किस्त 31 मार्च 2026 तक देय होगी। ईडी ने कोलकाता की विशेष पीएमएलए अदालत में 2000 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। अदालत ने मुख्य आरोपी तुषार पटेल और 5 अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। पटेल पर टीपी ग्लोबल इफेक्ट्स के माध्यम से अवैध रूप से धन जुटाने का आरोप है। जांच में 291 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें नकदी, सोना और अचल संपत्ति शामिल है। बंगाल विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहा। राज्यपाल के संक्षिप्त अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के बीच तीखी बहस हुई। जनसांख्यिकी, सीमा सुरक्षा और भूमि आवंटन जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष भिड़ गए। ममता ने भाजपा पर आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाया, जबकि शुवेंदु ने घुसपैठ और तुष्टीकरण पर सवाल उठाए, जो आगामी चुनावों की तपिश दर्शाता है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अकेले लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने वामपंथी दलों से गठबंधन समाप्त कर दिया है और तृणमूल कांग्रेस से भी तालमेल नहीं करेगी। यह निर्णय प्रदेश के अधिकांश नेताओं की राय पर आधारित है, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस केरल चुनाव में भाजपा के कांग्रेस लेफ्ट 1 के विमर्श को भी रोकना चाहती है। बंगाल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने, फेंसिंग के लिए जमीन देना मुद्दा नहीं है। केंद्र की नीतियां बाधा बनी हुई हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों में सभी 294 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला किया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। कांग्रेस ने गठबंधन के पिछले अनुभवों को नकारात्मक बताते हुए कहा कि अकेले चुनाव लड़ने से जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और संगठन मजबूत होगा।